ओके स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू वीडियो। अब मैं इस वीडियो में आपके लिए अपने दिल्ली बोर्ड का लास्ट ईयर का 11th का 2023-24 11th फिजिक्स का सॉल्यूशन आपके लिए डाल रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है बेटा आपका 2023-24 में। और लेट्स स्टार्ट, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इन द वंडरवाल इक्वेशन P plus A by V square into V minus B equal to RT, P pressure, V volume, R universal gas constant, T temperature, dimensional formula of constant B is। B का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो आप यहाँ से देखो V माइनस बी है, तो इसका मतलब B का डायमेंशन वही होगा जो B का होगा, और V वॉल्यूम होता है इसलिए B का डायमेंशन होगा L3। तो C इज़ द आंसर फॉर यू, C इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन बिलो। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको। पूछा है फॉर विच ऑफ द रीजन इन द ग्राफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। तो आप सबको पता है जीरो एक्सेलरेशन जब होता है जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाती है, और ये पोर्शन देखो इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए रीजन ए बी आपका जीरो एक्सेलरेशन का रहेगा। तो आंसर रहेगा आपका रीजन ए बी, यानी कि बी इज द आंसर फॉर यू। Third question, if a cycle wheel of radius 5 meter complete 2 revolution in 4 second, the angular speed of the wheel is। आप सबको पता है एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है थीटा बाई टी। 2 रेवोल्यूशन चक्कर वो पूरे कर रहा है, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल कवर होता है, तो 2 में हो गए 2 × 2 पाई, और 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ये आंसर आपका पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, वी नो दैट ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी इज़ द टाइम पीरियड, एक चक्कर को पूरा होने में जो टाइम लगता है। 2 चक्कर में जो टाइम लग रहा है 4 सेकंड, तो एक चक्कर में 2 सेकंड। तो आप टी को 2 पुट कर दें तो 2 से 2 कट गया, फिर से पाई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्सिया कहते हैं, तो ए विल बी द आंसर फॉर इट। ए, चौथे का ए आंसर रहेगा। पांचवा क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास एम टाइड टू द वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रोटेटिंग इन ए वर्टिकल सर्कल। द डिफरेंस इन टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। जब कोई बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूमती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका जो टेंशन होता है बेटा वो 0 होता है, हम ये मान लेते हैं, और लोएस्ट पॉइंट पे 6 mg। तो जो डिफरेंस रहेगा वो 6 mg माइनस 0, यानी कि 6 mg विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू 5 sin 2 pi t minus 2 pi x upon 200, where y and x are in centimeter, t in second, wavelength। बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करो। वी नो दैट साइन इक्वल y इक्वल टू r sin ओमेगा t माइनस के एक्स। हमेशा ध्यान रखना x के साथ जो फैक्टर आता है वो k होता है, और k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई 200। 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाई 200। तो कंपेयर करोगे तो लैम्डा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो सी इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स 7 न्यूटन। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी 125 मीटर। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स 7 न्यूटन लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 125, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 875 जूल विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अपने एक्सिस के अबाउट वो हाफ mr² होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा हाफ mr²। बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Okay, let's move to the question number 9 now. The angular momentum of a body changes from L to 4L in 3 seconds. The torque acting on the body is। तो आप सभी जानते हो बेटा टॉर्क होता है dl by dt, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज होके L से 4L हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया 4L माइनस L, और टाइम लग रहा है 3, तो 3L बाई L, 3L बाई 3, तो आंसर L। तो L न्यूटन मीटर विल बी द आंसर। 9th क्वेश्चन का सी आंसर रहेगा।
10th क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व इन कंप्रेसिंग ए गैस। तो बेटा देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ऐसा इलास्टिसिटी होता है जो गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो इसका आंसर रहेगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई हीट टू ए सिस्टम एट द रेट ऑफ 100 watt। इफ सिस्टम परफॉर्म वर्क एट ए रेट ऑफ 75 जूल पर सेकेंड, द रेट एट विच इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजिंग इज। तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यूज करो, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इसमें डी क्यू 100, ये देखो वॉट है ना, ये पर सेकंड हो गया। आप टाइम को 1 सेकंड के हिसाब से ले लो तो ये जूल में बदल जाएंगे। तो डी क्यू इक्वल टू 100 जूल हो गया। डी डब्ल्यू हो रहा है 75। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपको, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। डी क्यू का वैल्यू हो गया 100 और डी डब्ल्यू 75, तो आंसर आ गया 25। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आपके पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो इसका आंसर आएगा 25 जूल पर सेकेंड यानी कि 25 वॉट। द RMS स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। बेटा रूट मीन स्क्वायर स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √3 kBT/m। ये आपका मीन का होता है, मोस्ट, ठीक है, ये एवरेज, सॉरी ये मोस्ट प्रोबेबल का होता है और ये एवरेज का होता है। तो इसका आंसर रहेगा डी। सॉरी, राम के नाम से है, राम के नाम से है, तो आर रूट मीन स्क्वायर ये हो गया, उसके बाद एवरेज ये हो जाएगा और उसके बाद सॉरी ये मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगा और ये एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल, ये देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये गलत है, डिजीज नहीं है ये वर्ड बेसिकली लीनियर वर्ड है। ये टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इन एन इलास्टिक कोलिजन इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये बिल्कुल ठीक है। लीनियर मोमेंटम की कंडीशन यही होती है, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑलवेज ट्रू ड्यूरिंग द कोलिजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन थर्ड लॉ भी कंजर्व रहता है, और ऐसा होने की वजह से ही, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम हो गया वो, तो वहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम भी यहाँ कंजर्व रहेगा। तो इसका आंसर ए रहेगा भाई, कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ दिस आंसर इज ए। इफ़ आइस ऑन द पोलर कैप्स मेल्ट देन ड्यूरेशन ऑफ द डे विल इंक्रीज। बिल्कुल ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जब आइस मेल्ट होगी तो आइस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर भागेगी, आर इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज होगा, ओमेगा घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बात गलत है। एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, एडजर्सन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। एडजर्सन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, तो सी शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, 15th क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन द शियर मॉडुलस ऑफ रॉक। बिल्कुल ठीक है, शियर मॉडुलस ऑफ रॉक जो है वो इलास्टिसिटी के हिसाब से ही बेटा उसको डिसाइड करते हैं। एच रो जी के हिसाब से कैलकुलेशन होता है इसका। जो इलास्टिसिटी है यानी कि जो स्ट्रेस होता है वो कांस्टेंट रहता है। द शियर मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज आल्सो नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये भी ट्रू है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन y इक्वल टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये गलत है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए सिंगल पावर का फंक्शन नहीं, सिंगल पावर का फंक्शन होना चाहिए, डबल पावर का नहीं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन SHM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एक्सेलेरेशन, ये भी गलत है। एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट होता है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। Okay student, let's move to the next question now. Each side of a cube is measured to be 2.501 centimeter. Calculate total surface area of the cube to appropriate significant figure. तो क्यूब का सरफेस एरिया 6L स्क्वायर होता है। जब आप इसमें इसका वैल्यू पुट करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 37.53 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो बेटा आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 4 हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसका आंसर आप देंगे तो 3.753 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप ऐसा बोल सकते हो, या 37.53, कुछ भी लिखिए, आपकी इच्छा है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Question number 18. A bomb of mass 10 kg initially at rest explodes into two pieces of masses 6 kg and 4 kg. If the velocity of mass 6 kg is 2 meter per second, find the velocity of mass 4 kg. तो इसमें आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकालना है. शुरू में बॉम्ब रेस्ट पर है तो इसलिए इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू जीरो और बाद का मोमेंटम हो गया m1v1 प्लस m2v2. पहले वाला मास 6 kg है और उसका स्पीड है 2, तो 6 इंटू 2. दूसरे वाले का मास 4 है और उसका स्पीड v मान लो, तो 4 इंटू वी. तो 12 प्लस 4v इक्वल टू 0, तो 4v इक्वल टू -12, तो v कम्स आउट टू बी -3 मीटर पर सेकेंड. यानी कि आपका 4 kg का ऑब्जेक्ट जो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ेगा और अपोजिट टू द 6 kg मास. इज इट ओके? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज g. डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स वैल्यू एट ए डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये डायरेक्ट डेरिवेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ d, जिसका फॉर्मूला आएगा g d इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर. ये आप डेरिवेशन कर सकते हो, डायरेक्ट डेरिवेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. द ग्राफ गिवन बिलो शोज वेरिएशन इन स्ट्रेस विद स्ट्रेन ऑफ अ मेटेलिक वायर. आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शोइंग इलास्टिक लिमिट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ. हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ. ये ग्राफ आपको दे रखा है बेटा. ये ग्राफ आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, बिल्कुल एज इट इज ग्राफ है. तो आपने इस ग्राफ में 2 पॉइंट मार्क करने हैं, एक इलास्टिक लिमिट और एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ. तो आपको याद होगा ये जो पॉइंट बी है इसे ही इलास्टिक लिमिट कहते हैं और ये पॉइंट डी जो है इट इज़ नेम्ड एज अल्टीमेट स्ट्रेंथ. अल्टीमेट स्ट्रेंथ बेसिकली वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होती है जहाँ पर एक मटेरियल जिसको सहन कर सकता है उसके बाद वो टूट जाएगा. इसे एक तरीके का ब्रेकिंग पॉइंट भी बोल सकते हो आप. ये कहता है, तो इसमें आपको ये बताना था कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट कौन सा है. तो आंसर है बी, इलास्टिक लिमिट पॉइंट है. डी इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट है. इसके बाद आपको ये बताना था कि इसमें वो रीजन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डक्टाइल एंड अ ब्रिटल मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ. इस ग्राफ को देखकर आप कैसे बता सकते हो कौन सा मटेरियल ब्रिटल होगा और कौन सा डक्टाइल होगा. तो ये जो रीजन है ना, सी डी रीजन, ये डिसाइड करता है. इसे प्लास्टिक रेंज कहते हैं. अगर ये रीजन बड़ा है तो मटेरियल डक्टाइल होगा और ये रीजन छोटा है तो ब्रिटल होगा. तो आपको यही बताना है कि द रीजन सी डी विल डिसाइड वेदर द मटेरियल इज डक्टाइल और ब्रिटल. इफ दिस रीजन इज स्मॉल तो मटेरियल ब्रिटल होगा और दिस रीजन इज लार्ज तो मटेरियल आपका डक्टाइल हो जाएगा. ओके, इसके और में एक क्वेश्चन है. ए स्टील केबल with a radius r can support a chair lift of maximum load w. What maximum load the chair lift will support, ये लेफ्ट नहीं है, लिफ्ट है. काफ़ी गलतियाँ हैं इस पेपर में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. will support if the radius of cable is doubled. अगर केबल की रेडियस को डबल कर दें तो अब ये कितना वेट सपोर्ट करेगा. बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर वायर सेम है, मटेरियल सेम है तो उसका मैक्सिमम स्ट्रेस सेम रहता है. तो मैक्सिमम स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है मैक्सिमम फोर्स अपॉन मैक्सिमम एरिया. तो शुरू में इसका जो W वेट था और R रेडियस, तो शुरू में वो जो फोर्स ले रहा था वो W था और एरिया था 5r². लेकिन अगर अब वो रेडियस को डबल कर देता है तो मान लीजिए W डैश वो वेट को सपोर्ट करेगा तो पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर. अगर आप इस कैलकुलेशन को करके देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि W डैश इक्वल टू 4W. तो अब वो 4 गुना वेट को सपोर्ट कर सकता है. तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे आपके. इसमें ये 20th क्वेश्चन था. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 21. ये भी 2 मार्क्स का था. स्टेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो आप सभी को पता है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है. ये कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT. राइट द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैस. मोनोएटॉमिक गैस में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू और जो रेशियो होती है Cp और Cv की वो 5/3 होती है और डायटोमिक में 7/5 होती है. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस स्प्रिंग. बेटा ये स्प्रिंग का केस है, हाफ kx². आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है. ये डेरिवेशन आप कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए.
ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a speed of 20 meter per second from the top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How high the ball will rise and how long will it be before the ball hits the ground. देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचो। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक बॉल को एक टावर जो कि 25 मीटर ऊंची बिल्डिंग है उससे ऊपर की तरफ फेंका। तो इस बॉल की मोशन कुछ ऐसी हुई होगी, ये ऊपर गई फिर नीचे आई। ओके, ये इस तरह का मोशन इसका रहा होगा। तो उसने पूछा ये कितना ऊंचा गया, तो इसका मतलब ये वाला हाइट निकालना है। तो आप इसको देखो तो u कितना हो गया 0, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया 0, सॉरी u हो गया 20, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हो गया 0, एक्सेलरेशन -g। तो हमें h निकालना है। तो आप इक्वेशन लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो 0 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इसको सोल्व करोगे तो s इक्वल टू 20 मीटर। तो ये यहाँ से 20 मीटर ऊपर चला गया। तो आप ध्यान से देखो तो ये टोटल हाइट 45 मीटर हो गई, 45 मीटर। अब उसने पूछा कितना टाइम इसे यहाँ तक पहुँचने में लगेगा। तो 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालूँ और फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालूँ। v इक्वल टू u प्लस AT लगा दो, फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा रहा हूँ। दूसरा मेथड ये भी है जिसको हम एक डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, बॉडी s नीचे की तरफ है, a नीचे की तरफ। तो इसमें u को नेगेटिव ले लेंगे, u को क्या ले लेंगे नेगेटिव, और s लेंगे 25, s लेंगे 25 क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है 25, a को प्लस g। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में आप इक्वेशन पुट कर दो तो टाइम आ जाएगा इसको सोल्व करने के बाद 5 सेकेंड। तो इस बॉल को 5 सेकेंड में ग्राउंड तक पहुंचने में लगेंगे और 20 मीटर वो ऊपर जाएगी, 20 मीटर वो ऊपर जाएगी और 5 सेकंड ग्राउंड पर पहुंचने से पहले लगेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ कार इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक, रेडियस r, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कार टायर एंड रोड अलोंग द सरफेस इज म्यू। देखो ध्यान से सुनना, ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है तो लेवल रोड की बात हो रही है इसके अंदर। लेवल रोड पे आपने एक्सप्रेशन निकालना है मैक्सिमम सेफ स्पीड का। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे। आपको पता है कि यहाँ पर बॉडी सेंटर की तरफ आपको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू म्यू आर जी। ये डेरिवेशन हम आप लोगों को म्यू एन जी ये डेरिवेशन करवाते हैं। इसको सोल्व करने पर सेफ स्पीड का डेरिवेशन आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन सभी को पता होगी। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम क्या होता है बेटा, टू बॉडी ऑफ मासेज। बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ा आधा अधूरा है तो हम इसके हिंदी वर्जन की तरफ जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि दो बॉडी जिनका मास है 2 kg और 4 kg वो 2,3 और -1 -3/2 पर स्थित है। ये कहता है कि ये इसके कोऑर्डिनेट है। दो मास हैं, एक का मास 2 kg और दूसरा का मास 4 kg और ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो m1 हो गया 2 kg, m2 हो गया 4 kg, r1 यानी कि पहले कोऑर्डिनेट 2 3 और r2 हो गया -1 -3/2। तो इस तरीके से आप इसके x और y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। आप सबको फॉर्मूले का पता है, x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें x1 होगा 2 और x2 होगा -1, m1 2, m2 4। ये सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो सॉल्व करने के बाद बेटा ये आंसर आएगा 1/5। ऐसे ही आप अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नज़र आए तो आप उसे अपने लेवल पर करेक्ट कर दें। तो सेंटर ऑफ मास के जो पोजीशंस हैं वो 1/5, 3/10 आएगा, 1/5 और 3/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज मेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या होगा, यानी कि गामा द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम टू द चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन यानी कि गामा का वैल्यू दे रखा है आपको 49 × 10⁻⁵। कैलकुलेट फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी फॉर ए 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। देखो जितना चेंज वॉल्यूम में होता है उतना ही चेंज डेंसिटी में होता है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटती है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा रो बाय रो नोट इक्वल टू माइनस गामा डेल्टा टी। माइनस डिक्रीज को शो करता है। तो गामा का वैल्यू दे रखा है आपको 49 × 10⁻⁵,
और चेंज इन टेम्परेचर 30, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका ये आंसर आ जाएगा बेटा। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? इस वाले फॉर्मूले से। देखो इसमें जैसे डेल्टा वी बाई वी नोट निकाला है, ऐसे ही डेल्टा रो बाई रो नोट निकालोगे जो कि गामा डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। वेन डिस्प्लेसमेंट लो क्या कहता है? द वेवलेंथ corresponding to maximum intensity is inversely proportional to absolute temperature. Is inversely proportional to absolute temperature. So lambda m into t is constant. Constant को b मानते हैं। ये वेन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है बेटा b। अब इसने आपको t दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर और वेवलेंथ निकालने के लिए कहा है, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो लैम्डा m इक्वल टू b बाई टी। सोल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द ग्राफ गिवन बिलो शोज टू कर्व ए एंड बी। आइडेंटिफाई विच कर्व रिप्रेजेंट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एट t इक्वल टू 0 एंड इट इज पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर आप सबको बेटा काइनेटिक एनर्जी, ये दो ग्राफ है, इसमें पता लगाना है कौन सा ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है और कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का है। तो बेटा आपको पता है कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो मीन पोजीशन पर उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ आपका चल रहा है, ग्राफ नंबर ए, ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा और ग्राफ नंबर बी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी विद टाइम इन पार्ट ए। इसमें देखते हुए पार्ट ए में देखते हुए जो कि एनर्जी है, इससे टोटल एनर्जी का ग्राफ। तो आपको पता है SHM में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है और इन दोनों का सम होता है। तो ये वाली जो पोजीशन होगी यही टोटल एनर्जी का ग्राफ बनेगा, टोटल एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट व्हाट पॉइंट फ्रॉम द मीन पोजीशन द स्पीड ऑफ अ बॉडी 1/4 इट्स मैक्सिमम स्पीड। किस पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड उसकी मैक्सिमम स्पीड का 1/4 होगा। तो मैक्सिमम स्पीड जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है वो आर ओमेगा होती है। तो उसने कहा कि इसका 1/4 होगा, तो इतनी स्पीड कहाँ होगी, किस पोजीशन पर? तो आपको पता है v का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप, इन दोनों को इक्वेट कर दो। 1/4 आर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस मैथ को सोल्व कर लेना और वाई का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, तो ये थे क्वेश्चन आपके सेक्शन सी के बेटा, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट टू द न्यू क्वेश्चन। इन मैकेनिक्स वी एनकाउंटर सेवरल टाइप्स ऑफ फोर्सेज। सम फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट अराइजेज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट सॉलिड और फ्लूइड। सच फोर्सेज आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेज। बेटा मैं आपको समराइज कर देता हूँ इस पैराग्राफ को, आप सब पढ़ पा रहे हो। इस पैराग्राफ में कहते हैं कि 2-3 टाइप के फोर्सेज होते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। कुछ ऐसे फोर्सेज होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट में नहीं आते, उनको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। स्ट्रिंग होती है, जब उस पर कोई मास सस्पेंड करते हो तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा होता है जिसे हम टेंशन कहते हैं। ऐसे ही स्प्रिंग के अंदर भी कुछ ना कुछ तरह के टेंशन्स पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। तो हमारा पहला पार्ट है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी आपने पढ़ा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आते। तो आप देखो टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, इनमें 2 सरफेसेज की 2 चीज़ों की जरूरत होती है। ग्रेविटेशनल में भी 2 चीज़ों की जरूरत होती है, लेकिन ये वो फोर्स है जिसमें ऑब्जेक्ट अगर दूरी पर हो तो भी काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड पार्ट है, 2 बॉडीज A and B of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the end of light spring. A horizontal force of 600 Newton is applied to A, the tension in the string. तो देखो 2 ऑब्जेक्ट हैं बेटा, एक का मास 10 kg दूसरे का 20 kg। फोर्स लगाया गया है 600 न्यूटन का 10 kg वाले ऑब्जेक्ट पर। ये देखिए 600 न्यूटन फोर्स लगाया गया है ऑन ए और ए का मास है 10 kg। तो 10 kg वाले पर आपका फोर्स लगाया गया है। तो अब देखो, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो। ए इक्वल टू टोटल फोर्स F इक्वल टू एम ए के हिसाब से, F इक्वल टू एम ए के हिसाब से आप ए निकालोगे तो F बाई एम। एम टोटल मास हो गया, टोटल मास हो गया 20 + 30, 20 + 10 30। तो 600/30 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया बेटा। ये एक्सेलरेशन दोनों में सेम है। तो अब आप इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो यहाँ पे एक टेंशन पैदा होगा, ये टी, और इसको बैलेंस करने के लिए ये टी। तो
तो हम इस पर t का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी नो दैट t इक्वल टू एम ए, टी इक्वल टू एम ए, तो m 20 और एक्सेलरेशन भी 20, तो आंसर आ गया 410 न्यूटन। ये टेंशन होगा तो पार्ट ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, a man of 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upward with uniform acceleration of 5 meter per second square. What would be the reading of the scale? तो रीडिंग ऑफ द स्केल है बेटा, लिफ्ट प्रॉब्लम का केस आप सभी जानते हो कि लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो आप ये वाला इक्वेशन डिराइव करते हो, r माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो r इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो m कॉमन ले लिया, g प्लस है, दोनों को ऐड कर दोगे तो 10 प्लस 5 15 मल्टीप्लाई बाई 70, तो 105 kg इसका आंसर रहेगा। ये ऊपर जा रहा है इसलिए r ज़्यादा होता है बेटा, ये सभी ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pebble of mass 0.05 kg is thrown vertically upward. The force acting on the pebble during its upward motion would be, देखो इतने kg का एक स्टोन है जो ऊपर फेंका गया, तो उस वक्त उस पर कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स तो हमें वेट के बराबर होता है, F इक्वल टू एम जी, तो ये 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 0.5 न्यूटन है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं है बेटा, सभी ध्यान रखिए, देखिएगा इसमें ऑप्शन नहीं है 0.5 न्यूटन का डाउनवर्ड, तो आप अपने हिसाब से इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, 0.05 kg है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 न्यूटन इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 kg जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जब ये आप ट्रेन से वो स्टोन अलग हो जाएगा तो उस पर वाई एक्सिस में केवल एक ही फोर्स लगने वाला है, वो है उसका वेट, तो उसका वेट जो है वो m इंटू जी के बराबर होगा, तो 0.1 इंटू 10 1 न्यूटन, तो ये इसका आंसर रहेगा। ए विल बी द आंसर फॉर इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं, व्हाइल लॉन्चिंग ए सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इट इज गिवन सर्टेन मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी टू अचीव अ suitable height, and then it is given some horizontal velocity such that the satellite always remain in the state of free fall and keep revolving around the earth in its orbit. If we can throw an object with some minimum velocity such that it never fall back on the surface of earth is known as escape velocity. तो बेटा ये बेसिकली एस्केप वेलोसिटी का एक पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू सैटेलाइट्स ऑफ मास 10 kg एंड 1000 kg आर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ सेम ऑर्बिट, द रेशियो ऑफ ऑर्बिटल स्पीड विल बी। तो बेटा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला √gr होता है, वो ऑब्जेक्ट के या सैटेलाइट के मास के इंडिपेंडेंट होता है। आप कितने भी केजी का सैटेलाइट ले लो, उन सबका ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम रहता है, इसलिए इसका आंसर 1:1 रहेगा। द एस्केप स्पीड ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज वी एंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज v0, देन तो बेटा ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, वी इक्वल टू √2v0। बेसिकली अगर आप समझो तो वी की वैल्यू √2gr होती है और vo की वैल्यू √gr होती है। तो अगर आप इस रिलेशन से इसमें पुट करोगे तो ये √2 इंटू v0 हो जाएगा, तो वी इक्वल टू √2v0, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एन एंट, एन एलिफेंट एंड ए कैट आर टू बी प्रोजेक्टेड आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू स्पेस। मतलब ये कहना चाहता है कि एक चींटी है, एक एलिफेंट है और एक कैट है, तीनों को अर्थ से ऊपर फेंका गया ताकि वो स्पेस में चले जाएं। तो विच ऑफ द अबोव विल हैव द ग्रेटेस्ट एस्केप स्पीड। तो एस्केप स्पीड ऑब्जेक्ट को दी जाती है, होती है प्लैनेट्स की, अर्थ की, जो कि सभी के लिए सेम होगी। ऑल थ्री विल हैव इक्वल एस्केप स्पीड। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के इंडिपेंडेंट होते हैं बेटा, ध्यान रखना, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी और एस्केप वेलोसिटी भी। चौथा क्वेश्चन, द एस्केप स्पीड of a projectile on the surface of earth is ve, a body is project out with think this speed, the speed of the body far away from the earth would be। देखो जब आप किसी बॉडी को उतनी ही स्पीड से फेंकते हो जितना उसे एस्केप आउट चाहिए, तो एस्केप आउट होने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वो विदाउट एनी एनर्जी वहाँ से बाहर जाएगा, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी उसके एस्केप आउट होने में कंज्यूम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the escape speed of a projectile on the surface of earth is ve, the escape speed of this projectile on the surface of planet whose mass is 8 times the earth and radius 2 times that of earth would be। ये कहता है कि अर्थ का एस्केप स्पीड v है, किसी दूसरे प्लेनेट का एस्केप स्पीड निकालना जिसका मास 8 गुना हो अर्थ से और रेडियस 2 टाइम्स हो। तो एस्केप स्पीड का ये फॉर्मूला √2gm/r होता है।
अब नए प्लेनेट की बात करो तो उसका मास बढ़ के 8 टाइम्स हो गया और रेडियस बढ़ के 2 टाइम्स हो गया। अगर मैं इस पैरामीटर से इनकी कैलकुलेशन करता हूँ तो 2 4 जा 8 और 4 का √2, तो 2 बाहर आ गया, 2 इंटू √2 GM/r, और √2 GM/r अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है, तो आंसर आएगा 2 ट्वाइस ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ 2VE, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये तो प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रेजेक्ट्री वाला डेरिवेशन करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करना है और हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन करना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसके बारे में बात करनी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी को पता है, इससे डायरेक्ट डेरिवेशन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर का डेरिवेशन निकालना है, यानी कि P - PA = 2T/r वाला डेरिवेशन आप लोगों को करना है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ बबल ऑफ सॉफ्ट सॉल्यूशन। बबल के अंदर है तो बेटा ध्यान रखना, बबल के अंदर जो आपका प्रेशर होता है वो 40/r होता है, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन का बबल है इसलिए डबल होगा, 40/r हो गया। तो इसमें ये फॉर्मूला लगा दो 40/r, टी की वैल्यू ये दे रखी है, आर का वैल्यू ये रहा, कन्वर्जन करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, ये प्रमोट नहीं है, बर्नौलीज थ्योरम है। वाटर फ्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द रेट ऑफ 50 cm3/cm, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इन द पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस। तो हमें एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पता है, रेट ऑफ फ्लो V = A1V1 = A2V2। तो आप ये सोचिए कि मुझे ये चीज़ तो दे ही रखी है, ये दे रखी है आपको 50, यूनिट पर ध्यान देना cm3/s है, CGS सिस्टम है तो हम CGS पर चला लेंगे। दूसरा एरिया 5 cm² से वो वैल्यू निकल रही है, तो V2 निकालना आपको, तो V2 कम्स आउट टू बी 10 cm/s, ये फॉर्मूला लगा देंगे आप। A1V1 की वैल्यू, रेट ऑफ फ्लो A1V1 के बराबर होता है, तो ये 50 दे रखा है = A2V2, A2 5 दे रखा है, V2 ले लिया, तो आपने यहाँ से V2 का वैल्यू निकाला 10 cm/s। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन SHM। बेटा SHM में तीनों इक्वेशंस लिखने हैं, y = r sin ωt, v = r ω cos ωt, a = -ω² sin ωt। ये तीनों इक्वेशंस आपको लिख कर देने हैं इसके अंदर, सिर्फ राइट करना है इक्वेशंस को और कुछ नहीं करना, और इनके बीच में फेज रिलेशंस निकालने हैं। तो आप सबको पता है कि इन दोनों में y और v में π/2 का होता है, v और a में π/2 का होता है, और y और a में पाई का फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, इफ द फंक्शन f t = sin ωt + cos ωt रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स ऑसिलेशन। आप यहाँ ध्यान से देखो, इन दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में π/2 का फेज डिफरेंस है। अगर आप इस फेज डिफरेंस के साथ इसकी कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ भी एम्पलीट्यूड 1 है, तो जो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड आएगा r = a² + b² + 2ab cos θ से आप इसको अप्लाई करोगे, 2ab cos θ। वैसे तो कई तरीके हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, आप सोच सकते हो 1² + 1², तो √2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि cos 90 तो बेटा यहाँ पे 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा एम्पलीट्यूड √2, एम्पलीट्यूड √2। डिफाइन मोड, मोड नहीं है ये नोड है, नोड एंड एंटी नोड ऑफ स्टेशनरी वेव्स। नोड आर द पॉइंट एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 एंड एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स ऑन द वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली जो सिचुएशन होती है वो एंटी नोड होती है, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाली जो होती है वो नोड होती है। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर स्टेशनरी वेव इन एन ओपन पाइप। स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन करना है बेटा आपको, ये डेरिवेशन मैं आपको शो कर देता हूँ, अगर आपको ढूंढना है तो ये वाला डेरिवेशन आप लोगों को करना है, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। ओके, यू कैन डू दिस डेरिवेशन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, अ पाइप 15 cm लॉन्ग ओपन एट बोथ हैंड, विच हार्मोनिक मोड of pipe is resonantly excited with 1.1 kHz speed of sound is this। बेटा सभी ध्यान दीजिएगा, ये ओपन एंड है बोथ हैंड पर, तो ओपन एंड एट बोथ हैंड है, तो इसके जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं उसका फॉर्मूला आपका बनेगा, कोई भी nth फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला बनेगा NV/2L।
एन वी बाई 2L। अब आपको ये वाला फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना, 1.1 किलो हर्ट्स लीजिएगा बेटा। इस क्वेश्चन में देखो इधर 1.1 किलो हर्ट्स है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपको 1.1 किलो हर्ट्स दे रखा है, 1.1 किलो हर्ट्स। ओके, तो 1100 हो गया इक्वल टू एन इंटू वी 330 अपॉन 2, और एल 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुना 10 की पावर -2। तो ये आ जाएगा 1100 इक्वल टू एन इंटू 330, और वो सेंटीमीटर के मीटर जब हमने बनाए तो ये 100 ऊपर चला जाएगा बाय 2 इंटू 15, और इसको आप 15 से काटोगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2 से काटोगे 11, और ये 1100 से 1100 कट जाएगा, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो फंडामेंटल हार्मोनिक मुझे यहाँ पर मिलने वाला है, फर्स्ट मोड ऑफ हार्मोनिक आपका यहाँ पर होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर। आई होप इट विल हेल्प यू। इफ देयर इज एनी करेक्शन, मैंने कोशिश अपनी तरफ से बेस्ट की आपको सॉल्यूशन भेजने की, फिर भी आपको लगता है कि यहाँ और कोई करेक्शन हो सकता है तो यू कैन टेल मी। ओके, थैंक यू।